किस्मत बदलने निकला है। येत्सी शिन का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। सामने खड़े इस छोटे से बच्चे को देखकर उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि क्या इस बच्चे का मास्टर आसपास ही छिपा है। डर के मारे उसके गले का घूंट सूख गया और मुंह में आए शब्द वहीं दब कर रह गए। उसकी आंखों में अब पहले जैसी ममता नहीं, बल्कि एक गहरा खौफ था। उसने मन में हिसाब लगाया कि जिस बच्चे ने अभी अभी अपना मार्शल सोल जगाया हो, वो अकेले ही स्टार तोड़ डार्क फॉरेस्ट जैसे खतरनाक जंगल में सोल बीस्ट का शिकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जाहिर है, कोई बेहद ताकतवर इंसान साए की तरह उसकी सुरक्षा कर रहा था। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। येत्सी शिन की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक भी सवाल और पूछे। उसे तो अब इस बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाने के फैसले पर पछतावा हो रहा था। जब उस खूबसूरत औरत का कांपना बंद हुआ, तब मोंगचेन समझ गया कि अंधेरे में मौजूद येत्सी शुई ने अपना दबाव बना दिया था। मोंगचेन ने शांत आवाज में कहा कि येत्सी आंटी, आपकी भलाई के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मुझे किसी भी नजदीकी शहर में उतार दीजिए। येत्सी शिन ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। गुप्त रूप से मिले उस खौफनाक दबाव के बाद वो मोंगचेन से जल्द पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि वो किसी चलते फिरते समय बम के साथ सफर कर रही है। उसने सोचा कि दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के किसी बच्चे के पास जन्मजात पूरी सोल पावर हो। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद कोयर शहर के बाहर रथ धीमा हुआ और रुक गया। येत्सी शिन ने अपनी बेटी ये लिंगलिंग को गाड़ी के अंदर ही रहने को कहा और खुद मोंग चेन के साथ नीचे उतरी। सामने ही कोयर शहर दिख रहा था। यह जगह स्टार तो डार्क फॉरेस्ट से काफी दूर थी, लेकिन सनसेट फॉरेस्ट से महज 400 ली की दूरी पर थी। सनसेट फॉरेस्ट के सोल बीस्ट उतने दुर्लभ नहीं थे, लेकिन वहां का खतरा भी बहुत कम था। येत्सी शिन ने झुककर मोंगचेन के सिर पर हाथ फेरा और सलाह दी कि बेटा, बेहतर होगा कि तुम सनसेट फॉरेस्ट ही जाओ। वो जगह तुम्हारे लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगी। उसकी आंखों में थोड़ा अफसोस था कि इतना होनहार बच्चा उसके परिवार का हिस्सा न बन सका। फिर भी वो उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहती थी। इसके बाद उस औरत ने मोंगचेन को थ्यांदू का एक विस्तृत नक्शा थमाया और साथ ही एक गोल्ड सोल कार्ड निकाला। उसने झिझकते हुए कहा कि मुझे माफ करना बेटा, मैंने पहले तुम्हारे माता पिता के बारे में गलत सवाल पूछ लिया था। इसे एक छोटे से तोहफे के तौर पर स्वीकार करो। इस कार्ड में 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स हैं। जब भी तुम्हें मौका मिले, तुम थ्यांदू शहर में मुझसे मिलने आ सकते हो। मोंग चेन ने बिना किसी झिझक के नक्शा और कार्ड थाम लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि शुक्रिया येत्सी आंटी, मेरा नाम मोंग चेन है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपसे मिलने थ्यांदू जरूर आऊंगा। येत्सी शिन के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन नाम दोहराया और अलविदा कहकर अपनी गाड़ी में वापस लौट गई। गाड़ी को दूर जाते देखकर मोंगचेन अपनी किराए की बग्गी में बैठा और नक्शे का मुआयना करने लगा। सनसेट फॉरेस्ट भले ही पास था, लेकिन वहां सोल बीस्ट के संसाधन उतने अच्छे नहीं थे। उसने समय गंवाने के बजाय लंबी दूरी तय करके स्टार तो डार्क फॉरेस्ट जाने का ही फैसला किया। रही बात उस बर्फीले और आग वाले जादुई झरने की, तो वो कहीं भागा नहीं जा रहा था। अगले दिन दोपहर के समय सूरज की तपिश चरम पर थी। मुख्य सड़क पर राहगीर गर्मी से बेहाल थे। मोंगचेन का घोड़ा गर्मी के मारे अपनी जीभ बाहर निकाले हाँफ रहा था। काले रंग के बालों की वजह से उसे धूप और ज्यादा लग रही थी। सामने छांवदार जंगल देखकर घोड़े ने सड़क छोड़ी और सीधा पेड़ों के बीच जाकर खड़ा हो गया। मोंगचेन गाड़ी से बाहर आया। उसने घोड़े की हालत देखी तो हंस दिया और उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। नक्शे के मुताबिक स्टार तो डार्क फॉरेस्ट अब सिर्फ 40-50 ली दूर था। उसने अपने प्राचीन ड्रैगन रिंग से हरा चारा और साफ पानी निकाला, फिर घोड़े का जुआ खोल दिया। उसने घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए कहा कि दोस्त, अब आगे का रास्ता मैं पैदल ही तय करूंगा। तुमने बहुत मेहनत की है, अब तुम आजाद हो। पेट भरकर खाना खाओ और जहां जाना चाहो जाओ। दोबारा किसी के जाल में मत फंसना। घोड़े ने अपनी आजादी और सामने रखे खाने को देखा, फिर मोंगचेन को ऐसे घूरा जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। जब तक मोंगचेन की छाया जंगल में गायब नहीं हो गई, वो घोड़ा टकटकी लगाए उसी दिशा में देखता रहा। लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद दूर दूर तक फैले विशाल जंगल की रूपरेखा नजर आने लगी। स्टार तो डार्क फॉरेस्ट इतना विशाल था कि 2 बड़े साम्राज्यों की सीमाओं को छूता था। इसके अंदर दलदल, ज्वालामुखी और मैदानों का ऐसा संगम था जहां अनगिनत कीमती खजाने और खूंखार सोल बीस्ट फल फूल रहे थे। जंगल में कदम रखते ही मोंग चेन का सामना नीले भेड़ियों के एक झुंड से हुआ। 17-18 भेड़ियों का यह गिरोह हालांकि सिर्फ 100 साल की उम्र के सोल बीस्ट्स का था, लेकिन किसी आम एक रिंग वाले सोल मास्टर के लिए यह मौत का फंदा साबित हो सकता था। जैसे ही वो भेड़िए मोंग चेन को घेर कर हमला करने के लिए झपटे, मोंग चेन ने मुस्कुराते हुए अपनी सोल गाइड पिस्टल बाहर निकाली। उसने चुटकी लेते हुए कहा कि बीस्ट्स, अब जमाना बदल चुका है। धाएं धाएं की गोलियों की आवाज गूंज उठी। भेड़ियों को समझने का मौका तक नहीं मिला और वे एक एक करके ढेर हो गए। रास्ते की रुकावट साफ करके मोंग चेन और गहराई में उतरने लगा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी।
ढलते सूरज की किरणों में जंगल के पेड़ों की परछाइयां भयानक रूप लेने लगीं। शिकारी जानवर झाड़ियों में छिपे सही मौके का इंतजार कर रहे थे। तभी फिर से बंदूक की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। एक बिल्ली जैसा सोल बीस्ट सिर में गोली लगते ही वहीं ढेर हो गया। उसकी लाश से एक सफेद सोल रिंग बाहर निकलकर तैरने लगी। मॉन्गचेन ने बंदूक के मुहाने पर फूंक मारी और अपना हाथ हिलाकर उस बेकार सोल रिंग को बिखेर दिया। जैसे जैसे वो गहराई में गया, सोल बीस्ट्स की ताकत बढ़ती गई। 1000 साल पुराने बीस्ट्स आम दिखने लगे थे। एक बार तो वो गलती से एक 10,000 साल पुराने बीस्ट के इलाके में घुस गया था, जहां येत्सी शुई की सही वक्त पर दी गई चेतावनी और मदद ने उसकी जान बचाई। मॉन्ग चेन को अपने लिए बिजली के तत्व वाला सोल बीस्ट चाहिए था, जो बेहद दुर्लभ था। दिन भर ढूंढने के बाद भी उसे कोई पसंद नहीं आया। रात का अंधेरा घिरते ही वो एक छोटी नदी के किनारे बैठकर सूखी रोटी चबाने लगा। तभी येत्सी शुई की आवाज गूंजी कि छोटे बच्चे, इस नदी के बहाव के साथ 5 ली नीचे जाओ। वहां तुम्हें एक हरा बिजली वाला ड्रैगन मिलेगा। वो तुम्हारे थंडर फ्लेम सोल के लिए बिल्कुल सही रहेगा। मॉन्ग चेन के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने पूछा कि उसकी उम्र कितनी होगी। येत्सी शुई ने जवाब दिया कि उसकी लंबाई 10 मीटर से ज्यादा है, यानी वो 1000 साल से ऊपर की उम्र का है। 1000 साल से ज्यादा पुराना ड्रैगन! मॉन्ग चेन का दिल उछल पड़ा। उसे अपनी पहली सोल रिंग के लिए कम से कम 1000 साल पुराना बीस्ट ही चाहिए था। उसने आधी खाई रोटी जेब में रखी और नदी के किनारे किनारे दौड़ लगा दी। 5 ली का फासला तय करते ही उसे वो विशाल बीस्ट नजर आया। 10 मीटर लंबा एक हरा ड्रैगन नदी किनारे बैठा शिकार का आनंद ले रहा था। इन ड्रैगन्स की उम्र पहचानना बेहद आसान था। 1000 साल के बाद इनकी लंबाई नहीं बढ़ती, बल्कि हर 100 साल पर इनके पेट पर एक बैंगनी धारी बन जाती है। इस ड्रैगन के पेट पर 4 पूरी और एक आधी बैंगनी धारी थी, यानी इसकी उम्र लगभग 1500 साल थी। 1500 साल! मॉन्ग चेन का माथा ठनका। हालांकि उसने जादुई दवा खाकर अपने शरीर को काफी मजबूत बना लिया था, लेकिन वो अभी सिर्फ एक बच्चा ही तो था। आमतौर पर पहली सोल रिंग 400 साल की होती है, और ये बीस्ट उस सीमा से 3 गुना ज्यादा ताकतवर था। थोड़ी झिझक के बाद मॉन्ग चेन ने अपने दांत भींचे और ठान लिया कि जो डर गया वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। उसने मन ही मन येत्सी शुई से मदद मांगी। येत्सी शुई के लिए 1500 साल का बीस्ट चींटी के बराबर था। जैसे ही ड्रैगन ने मॉन्ग चेन को इंसान का बच्चा समझकर निगलने के लिए छलांग लगाई, येत्सी शुई ने अपनी आध्यात्मिक ताकत का एक छोटा सा कतरा आजाद किया। एक पल में ही उस विशाल ड्रैगन पर जैसे पूरे पहाड़ का वजन आ गिरा। वो चीख भी नहीं पाया और जमीन में धंस गया। मॉन्ग चेन ने बिना देर किए अपनी पिस्टल निकाली और ड्रैगन की आंख में एक साथ कई गोलियां उतार दी। ड्रैगन तड़प कर शांत हो गया। उसकी लाश से एक गहरा बैंगनी रंग का सोल रिंग निकलकर हवा में तैरने लगा। उसकी सोल पावर इतनी ज्यादा थी कि हवा में भारीपन आ गया। येत्सी शुई ने कहा कि बैठ जाओ और ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मॉन्ग चेन जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपना थंडर फ्लेम मार्शल सोल प्रकट किया और उस बैंगनी सोल रिंग को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। जैसे ही वो रिंग उसके शरीर में दाखिल हुई, एक खौफनाक और अनियंत्रित ऊर्जा का विस्फोट हुआ। मॉन्ग चेन के शरीर में मानो उबलता हुआ लावा बहने लगा। 1500 साल की सोल रिंग को पचाना किसी दुःस्वप्न जैसा था। उसकी त्वचा लाल पड़ गई, नसें बाहर उभर आईं और उसका पूरा शरीर सूज गया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल फट जाएगा। मॉन्ग चेन ने दर्द से चीखते हुए अपने दांत भींचे और चिल्लाया कि मैं हार नहीं मानूंगा, शांत हो जाओ। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर उस खौफनाक ऊर्जा को अपने काबू में करना शुरू किया। करीब 7 घंटे की भयानक पीड़ा और संघर्ष के बाद उसने उस ऊर्जा को पूरी तरह से अपना बना लिया। जब मॉन्ग चेन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी पुतलियों में एक गहरा बैंगनी रंग का सन्नाटा और बिजली की चमक थी। उसके मुंह से गर्म भाप निकली। उसकी सोल पावर सीधे लेवल 14 पर पहुंच चुकी थी। उसका मार्शल सोल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी बेलें अब ज्यादा मोटी, मजबूत और चमकदार हो गई थीं। उनके ऊपर अद्भुत जादुई निशान बन चुके थे। उससे निकलने वाली बिजली अब पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी थी। उसकी पहली सोल एबिलिटी थी थंडर जेल स्ट्रैंगल। ये दुश्मन को एक जगह बांधकर बिजली से भून देने वाला खौफनाक हमला था। मॉन्ग चेन जब खड़ा हुआ तो उसे अपने कपड़े छोटे और तंग महसूस हुए। सोल रिंग के प्रभाव से उसकी लंबाई और शरीर का ढांचा बढ़ चुका था। रात के अंधेरे में ही वो येत्सी शुई के मार्गदर्शन में जंगल से बाहर निकल आया। जब वो वापस मुख्य सड़क पर पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया कि वही काला घोड़ा बग्घी के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। घोड़ा मॉन्ग चेन को देखते ही हिन हिनाते हुए उसके पास आया। मॉन्ग चेन ने मुस्कुराते हुए घोड़े के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम अभी तक यहीं मेरा इंतजार कर रहे थे। घोड़े ने अपनी गर्दन हिलाई। मॉन्ग चेन समझ गया कि यह बेजुबान जानवर अब उसके साथ ही रहना चाहता है। उसने घोड़े को दोबारा गाड़ी से बांधा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। 2 दिन बाद दोपहर के समय मॉन्ग चेन अपने स्याहे गांव पहुंचा। वो सीधा गांव के मुखिया के घर गया।
मुखिया का परिवार खाना खा रहा था। मोंग चेन को जिंदा और सही सलामत देखकर बूढ़े मुखिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोंग चेन ने अपनी जेब से वही पुराना कपड़े का थैला निकाला जो गांव वालों ने उसे दिया था। उसने उसमें से 1,000 गोल्ड सोल कॉइन्स निकालकर थैले में भरे और मुखिया की तरफ बढ़ा दिया। बूढ़े मुखिया ने जब थैला खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने घबराते हुए कहा कि चेन बेटा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए? मैं इसे नहीं ले सकता। मोंग चेन ने हंसते हुए थैला मुखिया के हाथों में थमाया और पीछे हट गया। उसने कहा कि दादाजी, ये आप सभी गांव वालों के एहसान का एक छोटा सा बदला है। इसे रख लीजिए। और हां, मैं अब एक असली सोल मास्टर बन चुका हूं। इतना कहकर मोंग चेन वहां से तेजी से भाग निकला। बूढ़ा मुखिया अपनी लाठी के सहारे खड़ा रहा। उसकी धुंधली आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसने थैले को कसकर भींचते हुए कहा कि सोल मास्टर, हमारा बच्चा आखिरकार सोल मास्टर बन गया। हमारे गांव का नाम अब रोशन होगा। गांव के मुखिया के घर से निकलने के बाद मोंग चेन सीधी धूप में चलता हुआ अपने बड़े भाई लीशू दा लिंगशू के पास पहुंचा। उसने लीशू से कहा कि उसने एक बग्घी का इंतजाम कर लिया है। क्योंकि अब उसे वापस नॉटिंग एकेडमी में पढ़ाई के लिए जाना था, इसलिए उसने लीशू से अपने काले घोड़े की देखभाल करने की गुजारिश की। मोंग चेन ये मदद मुफ्त में नहीं लेना चाहता था। उसने लीशू को घोड़े के रखरखाव और रहने खाने के लिए हर साल 2 गोल्ड सोल कॉइन्स देने की पेशकश की। लीशू ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए मना किया और कहा कि छोटे चेन, ये बहुत ज्यादा है। नॉटिंग एकेडमी में पूरे 1 सेमेस्टर रहने का खर्च ही सिर्फ 2 सिल्वर सोल कॉइन्स आता है। फिर ये तो बस एक घोड़ा है। इसके लिए 2 गोल्ड सोल कॉइन्स की भला क्या जरूरत है? लेकिन मोंग चेन ने जिद की और कहा कि लीशू, आप इसे रख लीजिए। उसने जबरदस्ती वे 2 गोल्ड सोल कॉइन्स लीशू की हथेली में थमा दिए। विगत जीवन की स्मृतियां जागने से पहले के सालों में मुखिया जी और लीशू के परिवार ने मोंग चेन का बहुत ख्याल रखा था। अब जब उसके पास काबिलियत थी, तो वो उनकी हर संभव मदद करना चाहता था। लीशू उसकी जिद के आगे झुक गया और आखिरकार उसने वे सिक्के रख लिए। मोंग चेन ने कहा कि लीशू, क्या आप मुझे नॉटिंग एकेडमी तक छोड़कर इस बग्गी को वापस ला सकते हैं? लीशू ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, मैं तुम्हें अभी छोड़कर आता हूं। दोनों गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां काला घोड़ा खड़ा था। मोंग चेन को आता देख घोड़ा धीरे से हिनहिनाया। मोंग चेन ने घोड़े की गर्दन थपथपाई और लीशू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि काले, अब मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं। तुम यहीं श्याहे गांव में रहोगे और लीशू तुम्हारा ख्याल रखेंगे। घोड़े ने जैसे बात समझ ली हो। लीशू ने भी घोड़े को प्यार से सहलाया। उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने मन में कहा कि वाकई बहुत शानदार घोड़ा है। मोंग चेन बग्घी में जाकर बैठ गया। लीशू ने लगाम संभाली और बग्घी नॉटिंग शहर की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में बग्घी नॉटिंग एकेडमी के मुख्य द्वार पर जाकर रुकी। मोंग चेन गाड़ी से नीचे उतरा। उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि फिर मिलेंगे लीशू, ध्यान रखना काले। मोंग चेन ने इंसान और घोड़े को दूर जाते देखा और फिर मुड़कर एकेडमी के अंदर चला गया। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद एकेडमी के दरवाजे पर एक और बग्घी आकर रुकी। उसमें से 2 लोग एक दूसरे का सहारा लेकर नीचे उतरे। ये कोई और नहीं बल्कि यू शियाओगोंग और तांग सान थे, जो अपने सोल बीस्ट के शिकार से लौटे थे। यू शियाओगोंग का चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था, मानो उसमें खून का एक कतरा भी न बचा हो। वो तांग सान के कंधे का सहारा लिए खड़ा था, जो उसे संभाल रहा था। यू शियाओगोंग की आंखों में राहत और गर्व के भाव थे। उसे लगा था कि तांग सान के लिए पहली सोल रिंग हासिल करना बेहद आसान होगा। उसने तो सोल बीस्ट भी तय कर रखा था। 10 साल पुराना एक बांस का पौधा, लोनली बंबू, जिसकी रक्षात्मक ताकत अच्छी थी और जो तांग सान की ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए बिल्कुल सही था। लेकिन रास्ते में अचानक एक जहरीले सांप, मंडेला स्नेक, ने उन पर हमला कर दिया था। खुशकिस्मती से यू शियाओगोंग ने उस सांप को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे तांग सान को उसे मारने का मौका मिल गया। तांग सान ने निराश नहीं किया और सोल रिंग को अवशोषित करके एक सफल सोल मास्टर बन गया। तभी यू शियाओगोंग को मोंग चेन का ख्याल आया। उसने मन ही मन ठंडी सांस भरी। उसने सोचा कि बिना किसी थ्योरी मास्टर की मदद के वो घमंडी लड़का ज्यादा से ज्यादा 10 साल पुरानी सोल रिंग ही हासिल कर पाया होगा। वो तांग सान का मुकाबला कैसे कर सकता है? यू शियाओगोंग ने कमजोरी से भारी आवाज में तांग सान से कहा कि सान, कल जब तुम उस मोंग चेन से मिलोगे तो उसे अपनी असली ताकत दिखाना। वो मोंग चेन को यह एहसास कराना चाहता था कि एक महान गुरु के मार्गदर्शन और बिना गुरु के आगे बढ़ने में कितना बड़ा अंतर होता है। तांग सान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में मोंग चेन को नीचा दिखाने और अपनी ताकत साबित करने की तीव्र इच्छा चमक रही थी। तांग सान ने मन ही मन सोचा कि मोंग चेन सिर्फ अपनी जन्मजात पूरी सोल पावर और उत्परिवर्तित मार्शल सोल के घमंड में अंधा हो चुका है। मैंने 400 साल पुराने मंडेला स्नेक की सोल रिंग हासिल की है और पौधों के मार्शल सोल के नियमों को तोड़ा है। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि मास्टर की देखरेख में हमारे बीच कितना बड़ा फासला पैदा हो चुका है। इधर मोंग चेन सीधे एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस पहुंचा। डायरेक्टर सू आराम से चाय पी रहे थे।
जैसे ही उनकी नज़र दरवाजे पर खड़ी एक छोटी सी आकृति पर पड़ी, उन्होंने चाय का कप नीचे रख दिया। मोंगचेन ने कहा कि रिपोर्ट, सू टीचर, मैं वापस आ गया हूँ। डायरेक्टर सू के चेहरे पर हैरानी फैल गई। उन्होंने कहा कि मोंगचेन, तुमने इतनी जल्दी अपनी सोल रिंग हासिल भी कर ली? 10 दिनों की छुट्टी का तो अभी आधा समय भी नहीं बीता है। मोंगचेन ने सादगी से जवाब दिया कि जी, मेरी टीचर की मदद से काम जल्दी हो गया। जब मोंगचेन ने अपनी टीचर का जिक्र किया, तो डायरेक्टर सू को वो नकाबपोश लाल कपड़ों वाली रहस्यमयी औरत याद आ गई, जो छुट्टी के दिन मोंगचेन के साथ आई थी। यद्यपि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर का ऑरा बता रहा था कि वो कोई आम सोल मास्टर नहीं थी। डायरेक्टर सू ने सोचा कि वो औरत कम से कम सोल संत या सोल डोलुओ तो जरूर होगी। डायरेक्टर सू ने मोंगचेन की छुट्टी का बचा हुआ समय रद्द कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि मोंगचेन, वैसे तुम्हारी दोस्त शियाओ वू भी कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर गई है। उसने कहा था कि उसके घर वाले उसकी सोल रिंग हासिल करने में मदद करने वाले हैं। मोंगचेन ये सुनकर समझ गया कि शियाओ वू खुद अपनी सोल रिंग का निर्माण करने कहीं एकांत में गई होगी। उसने डायरेक्टर सू को धन्यवाद दिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। डायरेक्टर सू मोंगचेन की पीठ को देखते रहे और मन ही मन तारीफ करने लगे कि मार्शल सोल जागने के 1 महीने के भीतर ही ये लड़का एक रिंग सोल मास्टर बन गया और इसके पास इतना शक्तिशाली गुरु भी है। इस बच्चे का भविष्य असीम है। डायरेक्टर सू चाय की चुस्की लेने ही वाले थे कि तभी एक और छात्र अंदर आया। तांगसान ने मेज पर अपनी छुट्टी की पर्ची रखी और कहा कि डायरेक्टर सू, मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। डायरेक्टर सू ने बिना किसी खास उत्साह के सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, क्लास में जाओ। तांगसान बिना एक शब्द कहे मुड़ा और चला गया। डायरेक्टर सू को उसका ये रवैया थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये सोचकर कि वो यू शियाओगोंग का शिष्य है, वे शांत रहें। दूसरी तरफ मोंगचेन अपने हॉस्टल पहुंचना। कमरा खाली था क्योंकि बाकी छात्र क्लास में थे। मोंगचेन ने अपना थंडर फ्लेम मार्शल सोल प्रकट किया। उसके पैरों के पास बैंगनी रंग की सोल रिंग चमकने लगी। वो अपने पहले सोल कौशल थंडर जेल स्ट्रैंगल का गहराई से विश्लेषण करने लगा। ये कौशल मूल रूप से दुश्मन को लपेटने और कसने पर आधारित था, लेकिन मोंगचेन सिर्फ साधारण लपेटने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वो इसे एक घातक हथियार में बदलना चाहता था। उसने सोचा कि यदि वो कई थंडर फ्लेम बैलों को आपस में कसकर मरोड़ दे, तो क्या उनकी ताकत और कठोरता कई गुना नहीं बढ़ जाएगी? उसने अपनी सोल पावर को केंद्रित किया और 2 और बेलें निकाली। अजगर की तरह मोटी ये बेलें उसके सामने हवा में लहराने लगीं। मोंगचेन ने ध्यान केंद्रित किया और तीनों बैलों को एक दूसरे के चारों ओर 3 परत वाले स्पाइरल की तरह लपेटना शुरू कर दिया। 2 मिनट के कठिन प्रयास के बाद मोंगचेन के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने अपनी पूरी शक्ति से उस रूप को स्थिर किया। उसके सामने अब साधारण बेल नहीं, बल्कि एक भाले जैसी आकृति मौजूद थी, थंडर फ्लेम स्पीयर। इसका आगे का हिस्सा नुकीला था और इसकी सतह पर बिजली की चिंगारियां दौड़ रही थीं। मोंगचेन ने येत्सी शुई को पुकारा और कहा कि येत्सी आंटी, जरा इस भाले का परीक्षण करने में मेरी मदद कीजिए। येत्सी शुई प्रकट हुई और उसने उस भाले को देखकर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा कि छोटे बच्चे, तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज चलता है। दिखाओ, तुम्हारी ये तकनीक कितनी असरदार है। मोंगचेन ने कहा कि आंटी, जरा संभल कर। मोंगचेन ने भाले को येत्सी शुई की तरफ दागा। हवा को चीरती हुई एक कड़कड़ाती आवाज हुई और भाला बिजली की गति से आगे बढ़ा। येत्सी शुई ने बिना किसी प्रयास के अपनी हथेली आगे करके भाले की नोक को रोक लिया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मोंगचेन के इशारे पर वो भाला अपनी जगह पर ही एक ड्रिल मशीन की तरह बेहद तेज गति से घूमने लगा और येत्सी शुई की हथेली में छेद करने का प्रयास करने लगा। येत्सी शुई के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई। यद्यपि वो एक 99वीं लेवल की एक्सट्रीम डाउलुओ थी और उसका शरीर किसी सोल बीस्ट जितना कठोर था, फिर भी उसे अपनी हथेली पर एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। कुछ पलों बाद बेलें बिखर गईं। येत्सी शुई ने अपनी हथेली देखी, जहां एक छोटा सा सफेद बिंदु बन गया था। उसने कहा कि इस हमले की ताकत वाकई बेहतरीन है। अगर तुम किसी साधारण सोल ग्रैंड मास्टर पर यह हमला करो, तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यहां तक कि रक्षात्मक सोल मास्टर भी इसे आसानी से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है, इसे तैयार करने में तुम्हें 2 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। तुम्हें इस समय को घटाकर 2 से 3 सेकंड पर लाना होगा। मोंगचेन ने इस सलाह को ध्यान से सुना। उसने पूछा कि येत्सी आंटी, क्या आपके पास मानसिक शक्ति बढ़ाने का कोई तरीका है? येत्सी शुई ने मुस्कुराते हुए मोंगचेन से कागज और कलम लाने को कहा। मोंगचेन ने तुरंत कागज कलम थमाया और कहा कि आंटी, कोई बुरी सोल मास्टर तकनीक मत दीजिएगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। येत्सी शुई ने कहा कि चिंता मत करो, ये मेरी दुनिया के सन मून साम्राज्य के राज परिवार की गुप्त मानसिक तकनीक है, सिल्वर मून मेडिटेशन मेथड। अगली सुबह मोंगचेन अपने बिस्तर पर पद्मासन में बैठकर सिल्वर मून मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा था। उसकी भौहों के बीच एक धुंधले चांद का प्रतीक चमक रहा था। ये तकनीक उसकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा रही थी।
इसके साथ ही येत्सी शुई ने उसे सन सोल गैदरिंग मेथड भी सिखाया था, जो दोनों मिलकर उसकी सोल पावर और मानसिक क्षमता को एक नए स्तर पर ले जा रहे थे। जब उसके कमरे के साथी जागे तो उन्होंने मोंग चेन को ध्यान में मग्न पाया। मोंग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में एक सफेद चांदी जैसी चमक कौंध कर गायब हो गई। रात भर के अभ्यास के बाद भी वो पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहा था। कपड़े बदलकर मोंग चेन पहली कक्षा के क्लासरूम में गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे एक तीखी नजर अपनी ओर महसूस हुई। सामने तांगसान खड़ा था। तांगसान की आंखों में भयंकर दुश्मनी थी। मोंग चेन ने तांगसान की तरफ देखा और सीधे अपनी बीच की उंगली उठा दी। तांगसान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मोंग चेन को अपनी नफरत भरी निगाहों से घूरता रहा। तांगसान के मन में मोंग चेन के प्रति इतनी नफरत क्यों थी? इसका कारण वो सपना था जो उसने अपने मार्शल सोल के जागने के बाद देखा था। उस सपने में तांग सान नॉटिंग एकेडमी आता है। यू शियाओगोंग को अपना मास्टर बनाता है। शियाओ वू नाम की लड़की से मिलता है जो उसे अपना भाई मानती है, और दोनों 6 साल बाद एक साथ श्रेक एकेडमी जाते हैं। शुरुआत में तांग सान ने इस सपने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नॉटिंग एकेडमी आने के बाद सपने की हर बात सच होने लगी थी। यू शियाओगोंग को मास्टर बनाना, रूम नंबर 7 में जाना, शियाओ वू से लड़ना, सब कुछ वैसा ही हो रहा था। लेकिन मोंग चेन के आने से सब कुछ बदल गया। शियाओ वू अब तांग सान के करीब नहीं आई। उसने हॉस्टल बदल लिया और तांग सान को भाई कहना तो दूर, उससे बात तक नहीं करती थी। तांग सान को लगा कि मोंग चेन ने उसका हक और उसकी किस्मत छीन ली है। वो अपने सपने की दुनिया को वापस पाना चाहता था, और इसके लिए उसे मोंग चेन को कुचलना था। सुबह की कक्षाएं समाप्त होने के बाद मोंग चेन अपनी किताबें समेटकर कैंटीन जाने के लिए उठा। तभी एक तेज आवाज गूंजी कि मोंग चेन! पूरी क्लास के बच्चे मुड़कर देखने लगे। तांग सान बड़े आत्मविश्वास के साथ मोंग चेन के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। मोंग चेन ने तांग सान को देखा, जो उससे कद में थोड़ा छोटा था, और चिढ़कर कहा कि तांग सान, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी तमीज नहीं है? तांग सान चौंक गया। फिर उसकी आंखों में हत्या की भावना चमक उठी। उसने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है? मोंग चेन ने कहा कि मेरा मतलब है कि किसी को खाना खाने जाने से रोकना उसके माता पिता का अपमान करने जैसा है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह बुनियादी तमीज नहीं सिखाई? माँ शब्द सुनते ही तांग सान का दिमाग घूम गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो चिल्लाया कि मोंग चेन, अपनी हद में रहो। मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। मोंग चेन ने व्यंग्य करते हुए कहा कि मेरी हद? तुम मुझसे लड़ने के इरादे से ही यहां आए हो ना? हिम्मत है तो आ जाओ, यहां फालतू का नाटक मत करो। तांग सान ने अपनी उंगलियां भींच लीं और दहाड़ा कि मोंग चेन, तुमने मेरी माँ का अपमान किया है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। मोंग चेन ने हंसते हुए कहा कि अपनी हार के लिए पहले से ही नैतिक बहाना ढूंढ रहे हो। कितना ढूंढ करोगे? अगर लड़ना ही है तो बाहर चलो। क्लासरूम के बेंच और टेबल टूटेंगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। मोंग चेन आगे बढ़ा और तांग सान को प्लेग्राउंड की तरफ आने का इशारा किया। दोपहर का समय था। जैसे ही छात्रों को पता चला कि पहली क्लास के 2 सबसे होनहार छात्र प्लेग्राउंड में लड़ने वाले हैं, कैंटीन जाने की बजाय भीड़ प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ पड़ी। यहां तक कि कई टीचर्स भी ये मुकाबला देखने के लिए इकट्ठा हो गए। यू शियाओगोंग को भी जब खबर मिली तो वो भी तेजी से प्लेग्राउंड की तरफ भागा। प्लेग्राउंड के मैदान में मोंग चेन और तांग सान एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ छात्रों का शोर गूंज रहा था। छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे कि देखो, ये दोनों ही जन्मजात पूरी सोल पावर वाले हैं। एक अन्य छात्र ने कहा कि सुना है दोनों ने अपनी पहली सोल रिंग भी हासिल कर ली है। हम 5वें साल में होकर भी 7-8 लेवल पर अटके हैं, और ये 1 महीने में ही सोल मास्टर बन गए। तांग सान ने अपने मार्शल सोल को सक्रिय किया और उसकी आंखों में मोंग चेन को खत्म करने का नशा साफ दिखाई दे रहा था। वो मोंग चेन को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था। यू शियाओगोंग भीड़ के सबसे बाहरी हिस्से में खड़ा था। आसपास के छात्र जिस तरह तांग सान की तारीफों के पुल बांध रहे थे, उसे सुनकर उसके उस बेजान और सख्त चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर आई। तांग सान उसका शिष्य था, और शिष्य का निखरना सीधे सीधे उसकी थ्योरी और मार्गदर्शन की महानता पर मुहर लगाता था। उसने नजर घुमाकर मोंग चेन की तरफ देखा। मोंग चेन का चेहरा एकदम शांत था, मानो तांग सान की मौजूदगी का उस पर रत्ती भर भी असर न पड़ा हो। यू शियाओगोंग ने नाक से ठंडी सांस खींची। उसने मन ही मन कहा कि थोड़ी देर और नाटक कर ले लड़के। मेरे जैसे मास्टर के मार्गदर्शन के बिना तू भला क्या हासिल कर पाया होगा? तेरी सोल रिंग तो 100 साल की भी नहीं होगी। जब मेरा शिष्य अपनी 100 साल की सोल रिंग दिखाएगा और ब्लू सिल्वर ग्रास से तुझे जकड़ेगा, तब देखता हूं तू कैसे रहम की भीख नहीं मांगता। मैदान के बीचों बीच जहां छात्रों का हुजूम जमा था, तांग सान भी मोंग चेन के इस शांत चेहरे को देखकर चिढ़ गया। उसकी भवें तन गईं। उसने सोचा कि इस मोड़ पर आकर भी यह बंदा इतना बेफिक्र कैसे दिख सकता है। मोंग चेन को तो इस वक्त डर से कांपना चाहिए था। जितनी अकड़ अभी दिखा रहा है, थोड़ी देर में उतनी ही बुरी तरह गिरेगा। तांग सान ने एक लंबी सांस ली, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और बुदबुदाया कि ब्लू सिल्वर ग्रास,
प्रकट हो। अगले ही पल पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। तांग san की हथेली में ब्लू सिल्वर ग्रास की बेलें लहराने लगीं। उसके पैरों के पास से एक चमकदार पीले रंग की सोल रिंग ऊपर उठी और उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। 100 साल पुरानी सोल रिंग, पहली ही रिंग 100 साल की। भीड़ में से आवाजें आने लगीं कि ये तांग san तो वाकई कमाल का निकला। पहली ही सोल रिंग सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ली है। लेकिन अफसोस, इसका मार्शल सोल सिर्फ एक मामूली ब्लू सिल्वर ग्रास है। दूसरे छात्र ने कहा कि हाँ, ब्लू सिल्वर ग्रास में हमला करने की ताकत कहाँ होती है, ये तो बस दूसरों को बांधने के काम आ सकती है। शुरुआत में तो लोग सोल रिंग देखकर हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मार्शल सोल सिर्फ एक घास है, तो कई लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई। आसपास की तारीफें सुनकर तांग san के होंठों पर एक गर्व भरी मुस्कान तैर गई। मंडेला स्नेक से अपनी जान जोखिम में डालकर सोल रिंग हासिल करने की उसकी मेहनत रंग लाई थी। लेकिन जब लोगों ने उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास को नीचा दिखाया, तो उसके मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि बेवकूफों की टोली, ब्लू सिल्वर ग्रास है तो क्या हुआ, ये तुम्हारे किसी भी म्यूटेटेड मार्शल सोल को धूल चाटने के लिए काफी है। तांग san ने देखा कि मोंग चेन ने अभी तक अपना मार्शल सोल प्रकट नहीं किया था। उसे लगा कि मोंग चेन उसकी 100 साल की सोल रिंग देखकर डर गया है। उसने ताना मारते हुए कहा कि मोंग चेन, अपना मार्शल सोल क्यों नहीं निकालते? क्या अभी तक सोल रिंग मिली ही नहीं, या फिर इतनी घटिया मिली है कि सामने लाने में शर्म आ रही है? मोंग चेन ने उस पीले रंग की चमक पर एक सरसरी नजर डाली और बड़े आराम से कहा कि अरे नहीं, मैं तो बस तेरे इस नाटक के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, ताकि जब तुझे पीटूं तो मजा दोगुना हो जाए। तांग san ने ठहाका लगाया और कहा कि मुझे पीटेगा? किस दम पर? अपनी उस सोल रिंग के दम पर जिसे तू बाहर निकालने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा? तांग san की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मोंग चेन के पैरों के पास एक कड़कड़ाती बिजली की गर्जना हुई। एक गहरा, चमकीला बैंगनी प्रकाश पूरे मैदान में फैल गया। उस बैंगनी रोशनी ने तांग san की पीली सोल रिंग के उजाले को पल भर में निगल लिया। पूरा मैदान बिजली की बैंगनी चमक से नहा गया। वहां खड़े सभी छात्रों और अध्यापकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भीड़ के पीछे खड़ा यू शियाओगोंग अपनी आंखों को बार बार मलने लगा, मानो उसे अपने ही देखने पर यकीन न हो रहा हो। 1000 साल पुरानी सोल रिंग एक शाही बैंगनी चमक के साथ मोंग चेन के चारों ओर घूम रही थी। उसके बगल में थंडर फ्लेम की मोटी और विशाल बेलें हवा में लहरा रही थीं, जिनमें से बैंगनी रंग की बिजलियां तड़क रही थीं। उससे निकलने वाला दबाव किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था। मोंग चेन ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, अपने पैरों के पास घूमती बैंगनी रिंग की तरफ इशारा किया और कहा कि तू सही कह रहा था, मैं इसी सोल रिंग के दम पर बात कर रहा हूं। तांग san की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो वहीं जम गया। उसने बदहवासी में कहा कि बैंगनी, 1000 साल की सोल रिंग, ये कैसे मुमकिन है? मास्टर ने तो साफ कहा था कि पहली सोल रिंग की सीमा 423 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। तू पहली ही बार में 1000 साल की रिंग कैसे अवशोषित कर सकता है? ये नामुमकिन है। कोई भी सोल मास्टर पहली बार में 1000 साल की रिंग नहीं ले सकता। ये मेरी थ्योरी के खिलाफ है। तांग san की बात खत्म होने से पहले ही भीड़ के बीच से यू शियाओगोंग लाल आंखों के साथ पागलों की तरह चिल्लाता हुआ आगे आया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसका बेजान चेहरा सदमे से कांप रहा था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई पहला ही सोल मास्टर बनकर 1000 साल की सोल रिंग हासिल कर सकता है। अगर ऐसा कोई जीनियस होता भी, तो उसे यू शियाओगोंग का शिष्य होना चाहिए था। ये गांव का मामूली लड़का ऐसा कैसे कर सकता था? आसपास के लोग यू शियाओगोंग के इस पागलपन को देखकर 2 कदम पीछे हट गए, कहीं गुस्से में आकर बूढ़े का दिल ही न बैठ जाए। एक पल के सन्नाटे के बाद पूरे मैदान में गूंज उठता हुआ शोर मच गया। छात्र चिल्लाने लगे कि 1000 साल की सोल रिंग! क्या मास्टर ने यह नहीं कहा था कि पहली रिंग 400 साल से ऊपर नहीं हो सकती? क्या यह सच में मुमकिन है? दूसरे ने कहा कि मुमकिन हो या न हो, यह लड़का तो सीधा राक्षस है। तीसरा हंसते हुए बोला कि मजा आ गया। अभी तांग san अपनी 100 साल वाली रिंग दिखाकर हवा में उड़ रहा था और सामने वाले ने सीधा 1000 साल की रिंग निकाल दी। क्या करारा थप्पड़ पड़ा है। एक और छात्र ने कहा कि पहली रिंग ही 1000 साल की है, आगे चलकर ये क्या बनेगा? आज से मोंग चेन मेरा हीरो है। चारों तरफ से मिलती जिल्लत और ताने सुनकर तांग san का चेहरा कभी पीला तो कभी सफेद पड़ रहा था। जिस 100 साल की सोल रिंग पर उसे इतना नाज था, वो मोंग चेन की बैंगनी रोशनी के सामने धूल बराबर लग रही थी। मोंग चेन का वो ताना कि तेरे नाटक के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, अब तांग san के कानों में बार बार गूंज रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए हों। तांग san ने दांत भींचकर आसपास के लोगों को देखा, फिर हाँफते हुए यू शियाओगोंग पर एक शिकायत भरी नजर डाली। उसके बाद उसने मोंग चेन की तरफ देखा और खुद को संभालते हुए कहा कि 1000 साल की सोल रिंग है तो क्या हुआ? लड़ाई सिर्फ सोल रिंग की ताकत से नहीं जीती जाती। आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि बिना सही थ्योरी और अनुभव के, चाहे तेरे पास 10,000 साल की रिंग क्यों ना हो, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता।
यू शियाओगोंग ने तुरंत सिर हिलाते हुए हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि सही कहा। अगर तूने गलती से 1000 साल की रिंग हासिल कर भी ली तो बिना थ्योरी के तू इसका इस्तेमाल कैसे समझेगा। मोंग चेन ने इन दोनों गुरु शिष्य की बेवकूफ़ी पर सिर्फ अपनी उंगली से तांग san को आगे आने का इशारा किया और कहा कि फालतू की बकवास बंद कर और जल्दी हमला कर। मुझे कैंटीन जाकर खाना भी खाना है, देर हुई तो सब खत्म हो जाएगा। तांग san का खून खौल उठा। इस मोड़ पर भी ये लड़का खाने की बात कर रहा था, यानी उसने तांग san को इंसान ही नहीं समझा था। तांग san ने गर्जना की कि ठीक है, तुझे जाने की जल्दी है ना, तो मैं अभी तेरा काम खत्म करता हूं। आसपास के छात्र पीछे हट गए। तांग san की नीली बेलें जमीन पर किसी जहरीले सांप की तरह रेंगती हुई आगे बढ़ने लगीं। यू शियाओगोंग ने चिल्लाकर कहा कि सान की सोल रिंग 400 साल पुराने मंडेला स्नेक की है। मंडेला स्नेक का जहर कितना खतरनाक होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसकी नीली घास न सिर्फ बेहद मजबूत है, बल्कि उसमें मंडेला स्नेक का जानलेवा जहर भी शामिल है। एक बार अगर इसमें कोई फंस गया तो कोई सोल ग्रैंड मास्टर भी आसानी से नहीं निकल सकता। आसपास के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। आमतौर पर पौधे वाले मार्शल सोल सिर्फ पौधे वाले बीस्ट्स की रिंग लेते थे। तांग san द्वारा किसी जानवर की सोल रिंग लेना एक अनोखी बात थी। जो लोग मोंग चेन की जीत तय मान रहे थे वे भी अब थोड़े चिंतित हो गए, क्योंकि मंडेला स्नेक का जहर सचमुच जानलेवा था। जब पूरा मैदान डर के साए में था तभी मोंग चेन के पैरों के पास घूमती बैंगनी सोल रिंग तेजी से चमकने लगी। अगले ही पल मोंग चेन की हथेली से दर्जनों थंडर फ्लेम बेलें बाहर निकलीं। वे किसी बिजली के अजगर की तरह हवा में लहराने लगीं। बिजली के कड़कने की तेज आवाजें आ रही थीं। मोंग चेन की बेलें तांग san की ब्लू सिल्वर ग्रास से दोगुनी से भी ज्यादा मोटी थीं। भीड़ में से एक लेडी टीचर ने अपना मुंह ढकते हुए कहा कि इतनी मोटी और इतनी बड़ी बेल। तांग san ने यह नहीं सोचा था कि मोंग चेन की बेलें इतनी विशाल होंगी। उसने अपनी नीली घास को सीधा भेजने के बजाय साइड से हमला करने के लिए मोड़ा, लेकिन मोंग चेन की थंडर फ्लेम बेलों से अचानक एक भयंकर बिजली का धमाका हुआ। 10 मीटर के दायरे में बिजली की लपटें फैल गईं। तांग san की नीली घास एक सेकंड भी नहीं टिक सकी और जलकर राख हो गई। तांग san का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी घास के नष्ट होने से उसकी आधी सोल पावर खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि वो दोबारा अपनी घास निकाल पाता, मोंग चेन की बेलें बिजली की गति से उसकी तरफ झपटीं। तांग san ने मन ही मन सोचा कि मुझे पकड़ेगा, मेरी घोस्ट शैडो मूव्स देख। तांग san के कदम अभी हिलने ही वाले थे कि मोंग चेन की बेलों की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। तांग san की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला और मोटी बेलों ने उसे जोर से जकड़ लिया। उसके हाथ पैर हवा में खींच दिए गए और बेलें उसे और कसने लगीं। ये सब महज 3-4 सेकंड में हो गया। तांग san पूरी तरह से लाचार होकर हवा में लटका हुआ था। अपने शिष्य को पल भर में हारते देखकर यू शियाओगोंग अपनी जगह पर पथरा गया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। तभी मोंग चेन की साफ आवाज हर किसी के कानों में गूंजी की तो ये थी, 400 साल पुराने मंडेला स्नेक के सोल रिंग की ताकत काफी मामूली है। मुझे तो लगता है कि मेरी 1500 साल पुरानी ग्रीन थंडर ड्रैगन की सोल रिंग का कौशल इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। 1500 साल पुराना ग्रीन थंडर ड्रैगन! इन शब्दों को सुनते ही यू शियाओगोंग का चेहरा फक पड़ गया। यू शियाओगोंग चिल्लाया कि असंभव, तेरा मार्शल सोल एक पौधा है। तू किसी जानवर की सोल रिंग कैसे ले सकता है? क्या तुझे मार्शल सोल के रिजेक्शन का डर नहीं था? मोंग चेन ने ठंडी हंसी हंसते हुए पूछा कि अगर तांग san मंडेला स्नेक की रिंग ले सकता है तो मैं ग्रीन थंडर ड्रैगन की क्यों नहीं ले सकता? यू शियाओगोंग ने अपनी गर्दन तानकर अपनी थ्योरी झाड़ते हुए कहा कि वो अलग बात है। तांग san की ब्लू सिल्वर ग्रास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो किसी भी चीज को खारिज नहीं करती, वो हर गुण को अपना लेती है। इसलिए मंडेला स्नेक को अपनाना उसके लिए आसान था। लेकिन मेरी थ्योरी के अनुसार तेरा मार्शल सोल भले ही म्यूटेट होकर बिजली वाला बन गया हो, लेकिन मूल रूप से वो एक पौधा ही है। तू कभी किसी ड्रैगन की सोल रिंग नहीं ले सकता, तू झूठ बोल रहा है। यू शियाओगोंग बड़े यकीन के साथ कह रहा था। उसकी नजर में पौधे वाले मार्शल सोल को सिर्फ पौधों की ही रिंग लेनी चाहिए थी। आसपास के लोग उलझन में पड़ गए। उन्हें यू शियाओगोंग की बात सही भी लग रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ भी लग रही थी। मोंग चेन हंस पड़ा और बोला कि वाह यू शियाओगोंग, तांग san जानवर की रिंग ले तो वो उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास की खूबी है, और मैं लूं तो वो गलत है। तेरा ये दोहरा रवैया वाकई कमाल का है। अगर मेरा तरीका गलत था तो मेरी इस गलत तकनीक ने तांग san की सही तकनीक को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? या फिर तेरी वो थ्योरी पूरी तरह से बकवास और मनगढ़ंत है? जो तेरे फायदे में हो वो सही और जो तेरे खिलाफ हो वो गलत। मोंग चेन की आखिरी बात इतनी जोरदार थी कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग तुरंत समझ गए, अगर यू शियाओगोंग की थ्योरी सही थी कि पौधा जानवर की रिंग नहीं ले सकता, तो मोंग चेन और तांग san दोनों कैसे सफल हुए? और अगर मोंग चेन का तरीका गलत था तो उसे कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ और वो जीत कैसे गया? जवाब साफ था, यू शियाओगोंग की वो थ्योरी पूरी तरह से झूठी थी। एक पल में ही सब लोगों की नजरें यू शियाओगोंग पर बदल गईं। वे समझ गए कि यह बंदा सिर्फ बातें बनाना जानता है। अपनी थ्योरी को झूठा साबित होते देख यू शियाओगोंग घबरा गया। वो चिल्लाने लगा कि मेरी थ्योरी कभी गलत नहीं हो सकती, मुझे पता है।
तेरी सोल रिंग ड्रैगन की है ही नहीं। तू झूठ बोल रहा है। वो मॉन्ग चेन की बैंगनी सोल रिंग की तरफ उंगली उठाकर साबित करने में लग गया ताकि उसकी थ्योरी बची रहे। तांग सान बेलों में जकड़ा हुआ तड़प रहा था। उसके पास तांग संप्रदाय की गुप्त कलाएं थीं। वो दोहरे मार्शल सोल वाला था। वो ऐसे कैसे हार सकता था? तांग सान चिल्लाया कि मुझे छोड़, मैं अभी पूरी ताकत से नहीं लड़ा था। हिम्मत है तो एक और मुकाबला कर। मॉन्ग चेन ने हिकारत से कहा कि हार गया तो हार गया, अब बहाने मत बना। मॉन्ग चेन को अचानक कुछ याद आया। उसने तड़पते हुए तांग सान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि तांग सान, तेरी नीली घास में मंडेला स्नेक का जहर था न? तो सोच, मेरी थंडर फ्लेम बेलों में उस ड्रैगन का क्या असर आया होगा। तांग सान का चेहरा उड़ गया। वो घबराकर बोला कि तू तू क्या करने वाला है? मॉन्ग चेन ने चुटकी बजाई। एक पल में ही मॉन्ग चेन की बेलों से भयंकर बिजली के झटके तांग सान के शरीर में दौड़ने लगे। तड़पा देने वाला दर्द तांग सान की हड्डियों तक पहुंच गया। तांग संप्रदाय की कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद तांग सान बिजली के इस भयानक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और वो दर्द से चीख उठा। यू शियाओगोंग चिल्लाया कि सान। वो तांग सान की तरफ भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तांग सान बिजली के झटकों से बुरी तरह कांप रहा था। आसपास के लोग डर गए और कहने लगे कि दोस्त, मुकाबला खत्म हो चुका है, अब बस करो। मॉन्ग चेन को लगा कि अब काफी हो चुका है, तो उसने अपनी बेलें वापस खींच लीं। तांग सान बेहोश होकर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक एक अजीब सी महक फैली। सबने देखा कि तांग सान की पैंट गीली हो चुकी थी और जमीन पर एक पीला सा द्रव फैल रहा था। बिजली के भयानक झटकों की वजह से उसका पेशाब निकल गया था। सब लोग घिन से पीछे हट गए। तांग सान की इज्जत का पूरी तरह से कबाड़ा हो चुका था।